अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का टॉपिक है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मतलब रिसीवेबल्स और पेएबल्स को कैंसिल आउट कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिसीवेबल्स हैं 1 करोड़ के और मेरे पास पेएबल्स हैं 70 लाख के। तो क्या मैं इन दोनों को कटा के नेट रिसीवेबल्स 30 लाख के रिपोर्ट कर सकता हूँ? जवाब हाँ, लेकिन सख्त तरीन शरायतें आई स्टैंडर्ड बोर्ड की। 3 शर्तें आप सबने पढ़ी होगी जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। पहली शर्त यह है कि पार्टीज मस्ट बी सेम, एक ही बंदे से रिसीव करना और उसी बंदे को पे करना हो, तब आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि रिसीव ए से करना है, पे बी को करना है और आपने उठा के दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। गलत, इजाजत नहीं है। नंबर 2, डेट्स मस्ट बी सेम, एक ही दिन रिसीव भी करना और उसी दिन पे करना हो, तब ऑफसेट हो सकता है। और नंबर 3, लीगल एंड इनफोर्सेबल राइट्स, यानी एग्रीमेंट स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि नेट ऑफ करके आप पे करोगे, यानी दोनों पार्टीज की रजामंदी है इसमें। ये 3 सख्त तरीन शराइत है। मैं हमेशा सोचता था कि स्टैंडर्ड बोर्ड ने इतनी सख्त तरीन शर्तें क्यों रखी हैं, और ऑडिटर भी इसको बहुत सीरियसली लेता है, यानी क्लाइंट से उलझ पड़ता है अगर किसी ने गलत ऑफसेटिंग की हो। तो लाइफ में एक बार सीखा, नज़रों नज़र एक ऐसी मीटिंग में बैठे थे कुछ कि ये सब चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, ये किस्सा असल में मेरे फ्रेंड का है, लेकिन मैं अपने पे रख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इफेक्टिवली समझ सकें। तो हुआ ये कि यूँ समझेंगे, एक बार मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि मुझे 4 करोड़ 4 करोड़ में बेचनी थी, ठीक है। तो मुझे एक बायर मिल गया और बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी थी। तो मैंने उससे इनिशियली डील वाले दिन 1.5 करोड़ रुपये टोकन मनी लिया। इसका मतलब रिमेनिंग 2.5 करोड़ वो मुझे 2 महीने बाद पे करेगा, सेम डे, उसी दिन। मुझे भी उसका एक फ्लैट पसंद आ गया, तो मैंने कहा मैं आपका फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, और मैंने 1.5 करोड़ में उसका फ्लैट खरीद लिया और 5 लाख रुपए उसका टोकन मनी दे दिया। याद रहे, ये 2 एग्रीमेंट एक ही दिन हुए हैं, दोनों की सेटलमेंट डेट भी 2 महीने बाद एक ही दिन है, लेकिन दोनों के एग्रीमेंट अलग अलग बने थे। अब ज़रा पोजीशन देखें, मैंने उस बंदे से 2.5 करोड़ रुपए रिसीव करने हैं और 1 करोड़ 45 लाख रुपए उसको पे करने हैं, क्योंकि उसका 1.5 करोड़ के फ्लैट के मैंने सिर्फ 5 लाख टोकन मनी दिया है। अब ज़रा सोचें वो पार्टी क्या सोच रही होगी कि उसने मुझे कटा के 1 करोड़ 5 लाख पे करने हैं। वक्त गुजरा, 2 महीने पेमेंट डेट आई। उस वक्त समझ लें कि मेरे साथ कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस आ गए थे या मुझे कुछ और इश्यूज हो गए थे। तो मैंने उसे कॉल करके बोला कि मैं आपके इस फ्लैट में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो आप मेरे प्लीज़ 2.5 करोड़ रुपये दे दें। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप ये कैंसिल करेंगे तो आपका जो टोकन मनी है वो ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा टोकन मनी ज़ाया कर दें। और वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा यार आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे कुछ लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं। तो बोला अगर आप कैंसिल करेंगे तो हम भी डील कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कहा कि आप भी फिर मार्केट नॉर्म्स को फॉलो करें, और मार्केट नॉर्म्स ये है कि उनका टोकन मनी ज़ाया होता है। अब ज़रा सोचें, हमारा टोकन मनी सिर्फ कितना था, 5 लाख, और उनका टोकन मनी था 1.5 करोड़। तो उन्होंने फिर मीटिंग्स हुई और लोग बैठे, तो जब वो दोनों एग्रीमेंट्स उठा के देखे गए तो उनमें कोई आपस का कनेक्शन नहीं था, यानी एग्रीमेंट नेट सेटलमेंट की इजाज़त नहीं देता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम लोग, ये स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्यों इतनी सख्ती की है। अच्छा, ये एग्जांपल तो कुछ करोड़ों की थी, रियल लाइफ में तो अरबों रुपए की लिमिटेड मल्टीनेशनल्स और लिमिटेड कंपनीज के पास अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसमें ही अगर ये सख्ती ना हो तो पूरी कंपनी डूब जाए। और यहाँ एक और लेसन भी है कि जो लोग बहुत हवा में उड़ रहे होते हैं और बहुत एग्रेसिव प्रॉपर्टी मार्केट में खेल रहे होते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यानी आप एक प्रॉपर्टी बेच के आप बोलते हो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, यहाँ से आएंगे वहाँ घुमा देंगे, लेकिन ये पार्टीज अलग अलग हैं। रिस्क इज़ ऑलवेज देयर, सो बी केयरफुल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।